जय मूल निवासी, जय जिजाऊ। मैं किरण कुमार कदम, भाम से प्रणीत राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के मुंबई महानगर पालिका विंग के अध्यक्ष के हैसियत से आज आपके सामने कोरोना की गंभीर स्थिति में बीएमसी तथा राज्य सरकार का कर्मचारियों के साथ व्यवहार और आरएमबीकेएस की भूमिका इस संदर्भ में अपनी बात रख रहा हूं। कोरोना महामारी में शुरुआत भारत में करीबन फरवरी से मार्च महीने में हुई। 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री ने जनता कर्फ्यू घोषित किया। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, इन्होंने 23 मार्च से लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में घोषित किया। लॉकडाउन में अत्यावश्यक सेवा सहित सभी को 50% उपस्थिति बाध्य की। बाद में राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10% और फिर 5% उपस्थिति के आदेश जारी किए। उस वक्त महानगर पालिका में कर्मचारियों की और कामगारों की उपस्थिति के बारे में जैसे राज्य सरकार ने 10% और 5% किया, वैसे महापालिका ने अपने कर्मचारियों की उपस्थिति में कोई कटौती न करते हुए 50% उपस्थिति का ही आदेश दिया। अत्यावश्यक सेवाएं जैसे डॉक्टर है, नर्स है, वार्ड में काम करने वाले मजदूर तथा कर्मचारी, सफाई कर्मी, जल विभाग, कीटनाशक विभाग और परिरक्षण विभाग में काम करने वाले मजदूर, कामगार, कर्मचारी, इनके लिए उपस्थिति कायम रखी गई। कर्मचारी मजदूर अपनी खुद की व्यवस्था करते ऑफिस आने जाने लगे। जो अपनी व्यवस्था नहीं कर पाए, उनके लिए कार्यालय द्वारा बस की व्यवस्था कर दी गई। कुछ जगह यह पर्याप्त थी तो कहीं जगह व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो पाई। जहां पर बस की व्यवस्था हो गई, वहाँ फिज़िकल डिस्टेंसिंग का अभाव दिख रहा था, क्योंकि बस में करीबन 50 लोग साथ में बैठते हैं। कर्मचारी तथा मजदूर वर्ग को आने जाने तथा खाने के लिए प्रतिदिन मुंबई महानगर पालिका ने 300 रुपया अतिरिक्त भत्ता देने का मंजूर किया। उसके साथ में जो कि होटल और बाकी खान पान की इतर सुविधा बंद थी, इसके लिए उन्होंने फिर अल्पोपहार की व्यवस्था, दोपहर के खाने की व्यवस्था की। उसके लिए आदेश दिए गए, पर जो अल्पोपहार की व्यवस्था की करने का वादा किया था, तो सफाई कर्मी है या फिर बाकी डिपार्टमेंट के जो मजदूर है, कामगार है, वह सवेरे 6:30 से 7:30 बजे के करीब कार्यालयों में आ जाते हैं, अपना काम शुरू कर देते हैं। उनके लिए अब अल्पोपहार की सुविधा उनके काम करने के हिसाब से देनी चाहिए। उसके बजाय कहीं जगह पे 11 बजे, कहीं जगह पे 12 बजे आने लगी। और नाश्ता और खाना दे रहे हैं, इसके लिए जो अतिरिक्त भत्ता था 300 रुपये का, वो खाने में खर्च हो रहा है, ऐसा बताकर वो देने से परहेज़ कर दिया। मज़दूरों को अपना काम ख़त्म करके घर चले जाता, उसमें वो अपनी खुद की व्यवस्था करने में सक्षम था। लेकिन कई जगह पे विभाग अधिकारी, उनके दूसरे आला अधिकारी, इन्होंने आदेश जारी किए
और मज़दूरों को पूरा समय कार्यालय है या उनकी चौकी है वहाँ पे उपस्थित रहना होगा, ऐसा उन्होंने आदेश जारी किया। जहाँ पे मज़दूरों के बैठने की व्यवस्था होती है, जिसे चौकी कहा जाता है, वो चौकी इतनी छोटी होती है कि वहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। वो मज़दूरों की संख्या में वो चौकी बहुत छोटी होती है। नर्स, डॉक्टर तथा अस्पताल कर्मी या फिर पुलिसकर्मी लॉकडाउन के शुरू होने से लेकर कोई 20 दिन, कोई 30 दिन, कोई 40 दिन घर नहीं गया। उनके लिए उनके काम करने के जगह पे ऑफिस हो या अस्पताल हो, उनके ऑफिस या अस्पताल के नज़दीक ही कहीं पर उनकी रहने की व्यवस्था की गई। वो लोग घर नहीं गए। ये चीज़ें आपने न्यूज़ चैनल में भी देखी होगी। 2 दिन पहले ही मेरा एक अजीज़ है, वो जी साउथ वार्ड में काम करता है। उसका वीडियो ट्विटर पे शेयर हुआ। वो करीबन 40 दिन के बाद अपने घर पे लौटा था। और ये सब होने का कारण ये था कि उनके लिए जो पर्याप्त रिलीविंग स्टाफ होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। विभाग निहाय मजदूर अपने रिस्क पर घर और ऑफिस आना जाना करते हैं। अपने रिस्क पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना जाना करता है तो उसे पता नहीं है कि उसके बाजू में कौन है। कोई मरीज़ या इन्फेक्टेड मरीज़ के संपर्क में आया हुआ व्यक्ति तो नहीं है जिसके कारण वह भी प्रभावित हो सके। इसी के चलते कम से कम 30 से 40 या फिर उससे भी ज़्यादा कर्मचारी महानगर पालिका में सिर्फ कोरोना से प्रभावित हो गए हैं। उससे भी ऊपर कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल फिगर महानगर पालिका द्वारा प्रसारित नहीं किया जाता। और कल ही महानगर पालिका ने हर एक विभाग कार्यालय में एक सर्कुलर भेजा, परिपत्रक भेजा, जिसमें उनके डिपार्टमेंट में कोरोना से अफेक्टेड या फिर मौत हो चुकी है ऐसे लोगों का ब्यौरा दिया जाए, ऐसा परिपत्रक कल ही जारी किया। ये बहुत बुरी बात है कि महानगर पालिका का कर्मचारी है या मुंबई में महानगर पालिका कोरोना से बाधित लोगों को ट्रीटमेंट देना, उनको क्वारंटाइन करना, उनको आइसोलेशन में रखना, ये सब की खबरदारी महानगर पालिका रखती है। और महानगर पालिका के पास ही महापालिका कर्मचारी या मजदूर कितने बाधित हुए, कितनों की मौत हुई, इसके बारे में कुछ भी फिगर उनके पास में अवेलेबल नहीं है। कोरोना से बचने के लिए आज की तारीख में कोई मेडिसिन है ही नहीं, और ऐसे में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के हिसाब से फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखना और साथ ही में रेगुलर बेसिस पर वैद्यकीय परीक्षण करना यह ज़रूरी है। पर यही बातों का अभाव दिख रहा है। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत सारी जगह पे कर्मचारी खुद होके उनके आला अफसरों को बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है, हमारा साथी कर्मचारी है, उसको क्वारंटाइन किया गया है,
उसको आइसोलेशन में रखा गया है, उसको अस्पताल में एडमिट किया गया है, तो हम उसके साथ में उठते बैठते हैं। अगर ये चीज़ है, ये चीज़ मालूम होने के बाद भी, बावजूद भी उनका जो मेडिकल चेकअप करना चाहिए वो मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है, वो परीक्षण नहीं हो रहा है। कर्मचारी, मजदूर, इनको सुरक्षा दृष्टि से पर्याप्त सुविधाएं जैसे मास्क है, सैनिटाइज़र है, ग्लोव्स है, वह उपलब्ध कराना चाहिए। चौकी है, ऑफिस है, ये रेगुलर बेसिस पर प्रॉपरली डिसइंफेक्शन होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं हो रही है। शुरू में 1 बार 2 बार डिसइंफेक्शन हुआ, उसके बाद कहीं पे भी डिसइंफेक्शन नहीं हो रहा है, सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है। मनपा कर्मचारी मजदूरों को नियत समय पर रेगुलर बेसिस पे उनका परीक्षण होना चाहिए कि कहीं किसी को बुखार तो नहीं है, कहीं किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, दूसरे कई बीमारियां हैं, उसकी वजह से तो कोई बीमार नहीं है। इन सभी चीज़ों का भी परीक्षण नहीं हो रहा है। अगर कोई कर्मचारी मजदूर कोरोना से प्रभावित होता है तो उसे अग्रक्रम से मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी ज़रूरी है। इसके उपरांत अगर कोई अनचाही घटना घटती है तो राज्य सरकार तथा दिल्ली सरकार ने 50 लाख रुपए का, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ रुपए का जीवन रक्षा बीमा मुहैया कराया है, उसकी घोषणा की है। वैसे ही मनपा भी अपने कर्मचारी मजदूरों को वर्तमान में 10 लाख रुपए का बीमा घोषित किया है। यह बहुत ही छोटी रकम है। इसके बजाय राज्य सरकार ने जैसे 50 लाख रुपए का बीमा घोषित किया, उसी प्रकार मुंबई महानगर पालिका ने भी 50 लाख रुपए का बीमा सुरक्षा देना चाहिए, उसकी घोषणा करनी चाहिए। इस प्रकार का पत्र हमने महानगर पालिका को RMBKS के माध्यम से दिया था। सफाई कर्मचारियों को तथा दूसरे स्टाफ है, उनके लिए जो स्टाफ क्वार्टर होता है, जहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी हैं जो रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, वहाँ पे प्रिवेंटिव टेस्टिंग होना चाहिए, वहाँ पे डिसइंफेक्शन रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। वो नहीं हो रहा है, वो करना चाहिए। इसके लिए कर्मचारी है, मजदूर है, ये बार बार उनके आला अफसरों को बता रहे हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो नहीं हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि लोगों को आने जाने की दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत हो रही है, इसका कारण यह है कि मुंबई महानगर पालिका में काम करने वाला मजदूर है, कर्मचारी है, वो मुंबई में रहने के बजाय मुंबई के बाहर जो थाना रीजन है, बदलापुर रीजन है, कल्याण है, वसई विरार है, पालघर है, या फिर नवी मुंबई है, पनवेल है, वहाँ पे रहता है और वहाँ से उसका आना जाना होता है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, स्टेट ट्रांसपोर्ट में या बस में ट्रैवल करता है। असल में उनको स्टाफ क्वार्टर दिया जाए, सफाई कर्मियों को स्टाफ क्वार्टर दिया जाए, ऐसी मांग बहुत पहले से चल रही है। उसी के साथ में जो सफाई कर्मचारी
25 साल से ज़्यादा जिनकी सर्विस हो चुकी है और वो लोग स्टाफ क्वार्टर में रह रहे हैं, वो स्टाफ क्वार्टर उनको ओनरशिप उनके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर दी जाए, ऐसी मांग कई वर्षों से प्रलंबित हो है। ऐसी मांग बार बार हो रही है। सफाई खाते में, सिर्फ सफाई खाते में 28,000 मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक सिर्फ 6,000 मजदूरों को ही क्वार्टर मुहैया की गई है। वो भी स्टाफ क्वार्टर है, उनके नाम के ऊपर नहीं है। यानी अगर वो सफाई कर्मी रिटायर होता है तो उसे वो स्टाफ क्वार्टर खाली करना पड़ता है। वो 25 साल, 30 साल, 35 साल मुंबई महानगर पालिका का कर्मचारी है, सफाई कर्मी है, लेकिन उसके बावजूद उसके नाम के ऊपर वो स्टाफ क्वार्टर नहीं होता है, वो स्टाफ क्वार्टर ही रहता है, वो उसके नाम पे नहीं होता है। जैसे ही वो रिटायर होता है उसे वो क्वार्टर खाली करना पड़ता है। यह बात लाड़बागे समिति ने भी अपने रिपोर्ट में कही हुई है। लाड़बागे समिति ने इसके बारे में बताया हुआ है कि सफाई कर्मियों को वो जहाँ पे काम करते हैं उसी के नज़दीक में उनको ओनरशिप में घर अवेलेबल करके दिया जाए। ये सिफारिश करने के बावजूद भी आज तक मजदूर विरोधी भूमिका या ऐसे ही किसी रवैये की वजह से यह संख्या बढ़ी नहीं है। ओनरशिप जाने दो, स्टाफ क्वार्टर भी उनके लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए शीघ्रता से विचार कर निर्णय लेना ज़रूरी है। यह आज की ज़रूरत है। अगर ये चीज़ हुई होती, अगर ये 28,000 कर्मचारियों को अगर मुंबई रीजन में ही उनको घर अवेलेबल होता तो शायद आज की तारीख में जितनी दिक्कत हो रही है उनको घर से काम पे आना, काम करना और फिर वापस घर जाना, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज की तारीख में बहुत लिमिटेड चल रही है, तो ये सब चीज़ें हो रही है। इसके बारे में इस मौके के ऊपर सोचकर शीघ्रता से इसके ऊपर ठोस निर्णय लेने की ज़रूरत है। मनपा में आज की तारीख में सभी प्रकार के पोस्ट खाली हैं, सभी प्रकार की वैकेंसीज़ हैं। अगर ये वैकेंसीज़ भरी होती, ये पोस्ट अगर निर्धारित समय में अगर भर दी होती तो आज के तारीख में कर्मचारियों को काम करने में जो आहत महसूस हो रही है वो नहीं होती। और ये पोस्ट जो भी है, जो वैकेंसीज़ है, क्योंकि आज आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि वैकेंट पोस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरी जा रही है। जैसे ये सिक्योरिटी गार्ड के पद है या हॉस्पिटल वार्ड स्टाफ के पद है। ये पद है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे तत्कालीन कार्य के तत्कालीन यानी ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही भरी जा रही है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर ये पोस्ट भरी जा रही है। अगर सभी प्रकार के वैकेंट पोस्ट अगर भरे होते तो इस प्रकार पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उन्हें ज़्यादा स्टाफ लेने की ज़रूरत शायद ना पड़ती। इसके अलावा विभिन्न कार्यालयों में पीटी केसेस, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट केस या वारसा हक से दी जाने वाली नौकरी, यानी कर्मचारी की अगर उसके सर्विस में
सर्विस के दौरान अगर मौत होती है तो उसके ब्लड रिलेटिव को किसी एक को नौकरी दी जाती है, तो ऐसी एप्लीकेशंस कम से कम 10,000 से ज़्यादा ऐसे आवेदन है, ये प्रलंबित है और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो ऐसे जो भी आवेदन आए हुए हैं, पीटी केसेस के जो भी आवेदन आए हुए हैं, उसके ऊपर शीघ्रता से निर्णय लेनी चाहिए। भारत नहीं, महाराष्ट्र के शासन ने कोरोना की स्थिति के नियंत्रण पर नियंत्रण नहीं कर पाए, उसको रोक नहीं पाए। इसकी वजह से मुंबई महानगर पालिका और अभी हाल ही में पनवेल मनपा के आयुक्त पर कार्रवाई की। उनको कार्रवाई करते हुए उनका तबादला किया गया। मुझे लगता है ये जो फैसला लिया गया ये गलत फैसला है। नियंत्रण करना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है और ऐसी महामारी के समय में उनको नियंत्रण करने के लिए वक्त देना वो भी ज़रूरी है। तो ये जो तबादला करने का जो निर्णय है, ये सिर्फ दिखावे के लिए निर्णय लिया गया या और कुछ है, इस बारे में थोड़ा सा मुझे शंका उपस्थित होती है। जो नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसके लिए नियंत्रण ना होने के पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में सोचना चाहिए। उसके ऊपर क्या किया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। और जैसे आपको आज दिख रहा है, वैसे जो मैंने अभी पहले भी कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, तो एडवांस मेडिकल परीक्षण जो होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। परीक्षण ना होने की वजह से या फिर परीक्षण करने की किट ना होने की वजह से बहुत सारे जगह पे ऐसे हो रहा है कि पेशेंट जो है, रुग्ण जो है, उसके रिलेटिव्स खुद हो के सामने आ रहे हैं कि हमारे घर में पेशेंट है, हमारी भी जांच की जाए, लेकिन उनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, उनमें कोई बीमारी नहीं दिख रही है, इसके लिए उनको टेस्ट नहीं किया जाता। जब तक उनमें वो सिम्टम्स नहीं दिखते हैं तब तक उनको टेस्ट नहीं किया जाता। यही कारण है, मुझे लगता है कि यही कारण है जिसके वजह से इसका नियंत्रण नहीं हो रहा है। और उसमें दूसरी बात कि आज कर्मचारियों को, मज़दूरों को, डॉक्टर है, नर्स है, वो प्रभावित होना उसका ये ज़्यादा हो गया है। वो लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कोरोना की वजह से। इसका कारण यही दिख रहा है कि जो कोरोना के संपर्क में आने वाले कर्मचारी है, कोरोना रुग्ण के संपर्क में आने वाले कर्मचारी है, उनको जो पीपीई किट देना चाहिए, उनको मास्क देना चाहिए, उनको फेस शील्ड देनी चाहिए, उनको ग्लोव्स देना चाहिए, यह सुविधा शायद कम पड़ती होगी। तो इसके बारे में भी ये सुविधाएं हैं, ये सुरक्षा के जो औजार है, ये सामग्री है, ये सामग्री भरपूर
मुहैया की जाए, अवेलेबल किया जाए, उसके बारे में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री है, महानगर पालिका आयुक्त है, उनको हमने पत्र देकर इसके बारे में मांग की थी कि ये जो सामग्रियां हैं ये उनको मुहैया की जाए। इसी के साथ में कोरोना योद्धा जो है, कोरोना के काम के लिए जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये बहुत ही कम है, नंबर में कम है। इसकी वजह से ये लोग बहुत, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको, उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। और ये सब मुंबई महानगर पालिका के ही कर्मचारी हैं। तो अगर इसके बजाय मुंबई रीजन में राज्य सरकारी कर्मचारी भी बड़े तादाद में रह रहे हैं, अगर ये राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी वो जहाँ पे रहते हैं उसी क्षेत्र में अगर उनको काम करने के लिए ऑर्डर दिया जाए, निर्देश दिए जाए, तो इस प्रकार के कोरोना योद्धाओं को काम करने में आसानी होगी। कर्मचारियों की कमी जो महसूस हो रही है वह कमी महसूस नहीं होगी। अस्पतालों की कमी हो रही है, पेशेंट आ रहे हैं, कोरोना से प्रभावित लोग आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए बेड अवेलेबल नहीं है। और हर एक आदमी की प्राइवेट में ट्रीटमेंट करने की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। तो ऐसे समय में मेडिकल स्टाफ की कमी, बेड की कमी, इसके चलते अगर निजी रुग्णालय, निजी अस्पताल जो है, ये मनपा ने, राज्य सरकार ने अगर स्टाफ सहित अपने नियंत्रण में लिया तो उसके बारे में बहुत फ़ायदा हो सकता है। कोरोना से लड़ने के लिए जो रुग्ण आ रहे हैं, जो प्रभावित लोग आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द शुरू हो सकता है। ये चीज़ें राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका ने करनी चाहिए। 2 दिन पहले इस प्रकार की बात सुनी थी न्यूज़ चैनल द्वारा ही कि निजी अस्पताल ताबे में लिया जाने वाला है। लिया नहीं लिया पता नहीं, लेकिन ऐसे न्यूज़ चैनल में आया था कि ताबे में लेने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई महानगर पालिका अगर नहीं कर सकती तो राज्य सरकार तो कर सकती है। राज्य सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये चीज़ कर सकता है। तो जो निजी अस्पताल है वो उनके स्टाफ के सहित राज्य सरकार ने ताबे में लेकर इस काम के लिए लगा देना चाहिए, जिससे सर्वसामान्य लोगों को राहत महसूस हो सकती है। इस लॉकडाउन के दरमियान जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उभर के आई है, लॉकडाउन है, प्रोडक्शन नहीं है, इसकी वजह से मज़दूरों को भी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो शुरू में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने आदेश किया था, सख्ती की थी कि जो निजी कंपनियां हैं वो अपने स्टाफ को नौकरी से नहीं निकालेगा, और सिर्फ ना कि नौकरी से निकालेगा, उनको
लॉकडाउन का जो पीरियड है उसकी सैलरी भी वो देगा और पूरी सैलरी देगा। लेकिन बहुत सारी जगह पे सैलरी में कटौती की गई, सैलरी पूरी नहीं दी गई। बहुत सारी जगह पे ये भी बातें सुनने में आई कि उन्होंने स्टाफ कम कर दिया है, कर्मचारियों को निकाल दिया है। अभी लॉकडाउन 4 के चलते बहुत सारी जगह पे केंद्र सरकार ने कहीं कहीं पर निजी कंपनियों को शुरू करने के लिए जो आदेश दिए हैं, तो ये आदेश देते साथ में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्य सरकारों ने उनका गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ही उन्होंने जाहिर कर दिया और लेबर स्टाफ को 8 बजे के बजाय 12 घंटा काम करवाने की, लेबर स्टाफ से काम करवाने की अनुमति दे दी निजी कंपनियों को। ऐसे ही इतने मजदूर कानून हैं, इतने कानून होने के बावजूद भी सरकारी नियमों को बाईपास करते हुए निजी कंपनियां मजदूरों से, कर्मचारियों से काम निकालती है। कानून होने के बावजूद भी काम निकालती है और ऐसे में लॉकडाउन का फ़ायदा लेते हुए राज्य सरकार ने कानूनी तौर पे ऐसा करने की अनुमति दी है। इसी के साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के संगठन ने महाराष्ट्र राज्य को भी इस तरह का प्रस्ताव दिया है, ऐसा एक न्यूज़ चैनल में सुनाई दिया। इसी तरीके का प्रस्ताव अगर महाराष्ट्र राज्य भी लेता है तो ये सब राज्यों द्वारा ये मजदूरों के विरोध में जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। इसका विरोध करना चाहिए। इसका विरोध हर जिले में, हर राज्य में, हर तहसील में करना चाहिए। फाइनेंशियल क्राइसिस तो आ रही है और फाइनेंशियल क्राइसिस के मद्देनज़र रखते हुए केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसइन्वेस्टमेंट यानी निजीकरण करने की शुरुआत और ज़ोर से शुरू कर दी। डिसइन्वेस्टमेंट तो शुरू था ही, 1991 से लेके आज तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे निजीकरण होता रहा। उसके बाद में डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे निजीकरण शुरू हो गया। तो निजीकरण तो चालू ही है, लेकिन नाम देते हैं राहत पैकेज, फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए जो कंपनियां कैपेबल नहीं है वो कंपनियां सरकार ने टेक ओवर करनी चाहिए, सरकार ने अपने ताबे में लेनी चाहिए। लेकिन उसकी जगह पे जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां हैं, वही कंपनियों में डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे वो प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को चलाने के लिए दी जा रही है। ये कोई राहत पैकेज नहीं हो सकती। इसी के साथ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बचाने के लिए भी केंद्र सरकार ने राहत पैकेज जारी की और राहत पैकेज जारी करने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मजदूरों को, कर्मचारियों को
अगर काम नहीं हुआ, काम नहीं किया और फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मासिक तनख्वाह जो देती है उसका जो सख्ती करने का मासिक तनख्वाह दे ही दी जाए, उनको नौकरी से ना निकाला जाए, ऐसा जो सख्ती आदेश पारित किया था उसके ऊपर रोक लगाई गई। इन इंडस्ट्रीज को राहत पैकेज देने की वजह हम तो यही समझते रहे कि मजदूरों को तनख्वाह देने की सख्ती की, उनको तनख्वाह दे रहे हैं, इसके लिए यह पैकेज दिया जा रहा है। लेकिन अगर यह सख्ती अभी नहीं है, ये सख्ती अगर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में उनको राहत पैकेज देना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है। और इसके लिए सरकार से दरख्वास्त भी करते हैं, सरकार से गुजारिश करते हैं कि राहत पैकेज उन्हीं को दिया जाए जो अपने कर्मचारियों को नौकरी से ना निकाले, उनकी तनख्वाह रेगुलर बेसिस पे दे दी जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ मज़दूरों से, कर्मचारियों से, कि अगर आपके जानकारी में ऐसी कोई बात आपको मालूम पड़ती है तो आपके ज़िले में, आपके तहसील में RMBKS का जो भी कार्यालय होगा उससे आप संपर्क करें। केंद्र सरकार और उत्तरी राज्यों की सरकारें इन मज़दूरों के विरोध में जो नीति अपनाई है उसके खिलाफ में वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा, इनके द्वारा 18 मई को मजदूर विरोधी नीतियों को जलाकर विरोध करने का आंदोलन शुरू किया। ये मजदूर विरोधी नीतियां क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। केंद्र सरकार ने और उत्तरी राज्यों की सरकारों ने, राज्य सरकारों ने जो मजदूरों के विरोध में नीतियां अपनाई है वह है, 1 नंबर, श्रमिकों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटा काम करना होगा। यानी सप्ताह में लगभग 72 घंटे श्रमिकों को काम करना होगा, जबकि इसके पहले 48 घंटे तक ही वो सीमित था। पहले से ही श्रम कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता। ऐसे में फैक्ट्री के मालिकों को मजदूरों का पूरा शोषण करने का, उनका शोषण करने की जो छूट दी गई है इसके विरोध में है यह कानून पारित करते वक्त राज्य सरकार को ऐसे नहीं लगा कि अगर हम श्रमिकों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम कराने के लिए अगर हम लोग फैक्ट्री को, मालिकों को अगर हम लोग मंजूरी देते हैं तो उसके साथ में ही उन्हीं श्रमिकों को दुगनी तनख्वाह दी जाए, यह भी आदेश पारित करना चाहिए था। अगर ऐसा आदेश पारित किया होता तो हम समझ सकते थे कि ये मजदूरों के फ़ायदे की, थोड़ी बहुत मजदूरों के फ़ायदे की बात होती। लेकिन इस बात की कोई उसमें गुजारिश नहीं रखी है। श्रमिकों को 8 घंटे के बजाय 12 घंटा काम करना पड़ेगा। उसी के साथ में श्रमिक संगठनों के द्वारा श्रमिकों के हक अधिकार की आवाज़ उठाई जाती है। तो इस एक्ट में संशोधन होने के कारण श्रमिक संगठनों को प्रभावहीन कर दिया गया है।
श्रमिक संगठन नहीं कर सकता, अपनी मांगे नहीं रख सकता। तीसरा नंबर का है कॉरपोरेट और बिल्डर लॉबी के दबाव में आकर कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से संकट में फंसे मजदूरों को अपने गृह राज्य में भेजने के बजाय उनको अपने राज्य में जबरन रोक कर रखना एक तरह से प्रवासी मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाकर रखना है। इसको विरोध में यह अध्यादेश चलाकर विरोध किया जा रहा है। यह मौलिक अधिकारों एवं मानवाधिकार के विरोध का भी मामला है, इसका भी विरोध किया जा रहा है। लॉकडाउन के द्वारा संकट में फंसे मजदूरों को पर्याप्त रूप में राशन सामग्री पहुंचाना चाहिए, वो नहीं पहुंचा दी जा रही है, वो नहीं पहुंच रही है। इस मुद्दे का भी विरोध है। सड़क दुर्घटना, भूखमरी के कारण जो प्रवासी मजदूर मारे गए, उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा देना चाहिए था, जो नहीं दिया जा रहा है। इसका भी विरोध करते हैं। कोरोना के समय में राज्य सरकार द्वारा एससी और एसटी छात्राओं को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति को असंवैधानिक रूप से क्रिमिनल लगाने का विरोध हम करते हैं। इस आंदोलन के जरिए क्रिमिनल लगाना ही असंवैधानिक है और ऊपर से एससी एसटी को क्रिमिनल लगाना ये तो पूरी तरह से असंवैधानिक है। लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार द्वारा एससी एसटी छात्राओं को क्रिमिनल लगाने की बात कही गई, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के निजीकरण की नीति, इस नीति के द्वारा ऑयल कंपनियां और पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को बचाने का कार्यक्रम बनाया गया, बेचने का कार्यक्रम बनाया गया। जो नवरत्न कंपनियां हैं उनको बेचने का, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको बेचने का कार्यक्रम चल रहा है, इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। राहत के नाम पर केवल पैकेज की घोषणा करना और गरीबों के पैसों पर पूंजीपतियों को बचाने का काम करना। केंद्र सरकार ने राहत देने के बजाय केवल कर्जा देने का मामला घोषित किया है और उसको नाम राहत पैकेज घोषित किया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आदिवासियों की अनुसूची के विरोध में दिए गए निर्णय के विरोध में अमल के लिए केंद्र सरकार राजी होना, यह आदिवासियों के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और केंद्र सरकार ने सही तरीके से इसकी पैरवी नहीं की तथा उसके ऊपर अमल करने वाले केंद्र सरकार का हम विरोध करते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में जो नवरत्न कंपनियां हैं, जो भारत सरकार को सालाना लाखों करोड़ों रुपए का इनकम करके देती है, उन नवरत्न कंपनियों को अपने चाहते उद्योगपतियों को बेचने का हम विरोध करते हैं। एससी एसटी ओबीसी, इनके ऊपर 3000 सालों से मंदी का संकट छाया हुआ है, मगर इनको इस परिस्थिति से निकालने के लिए आज तक कभी कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया, इसका भी हम विरोध करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन मजदूरों के मुद्दे पर सुनवाई करने से इनकार किया
और केंद्र सरकार द्वारा जो झूठा हलफनामा दाखिल किया गया कि आज की तारीख में कोई मजदूर सड़क पर पैदल नहीं चलकर अपने गांव नहीं जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज मान ली और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार ने मजदूरों के प्रति जो उपरोक्त रवैया अपनाया है उसका भी हम विरोध करते हैं। लॉकडाउन के मुद्दे पर 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, जबकि ये पैकेज ना होकर ये कर्जा देने का मामला है। केवल कर्जा ही नहीं दिया जा रहा है बल्कि वह कर्जा वापस लेने की भी बात की कही जा रही है। दुनिया में ये सबसे पहला पैकेज है जो कर्जे के रूप में दिया जा रहा है और वापस भी लिया जा रहा है। दुनिया वाले पैकेज देते हैं, उसे कभी वापस नहीं लिया जाता, मगर ये पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जो पैकेज लोगों को कर्जे के रूप में दे रहे हैं और वापस भी लेने की बात कर रहे हैं। दुनिया में आज तक ऐसा कोई पैकेज नहीं दिखा, इसलिए ये केवल धोखेबाजी है, षड्यंत्र है और इसका भी हम इस धोखेबाजी का भी हम विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने कर्जा लिया, ना कि सिर्फ कर्जा लिया उसको डुबा कर भाग गए, ऐसे उद्योगपतियों को 68,000 करोड़ की माफ़ी मिलती है और जो लोग मेहनत करके खाते हैं, सभी प्रकार के टैक्स भरते हैं, उनको राहत के नाम पर कर्जा दिया जाता है। जो लोग मेहनत करके खाते हैं उनको कर्जा दिया जाता है और मंदिरों में बैठे पुजारियों को गुजारा भत्ता देने की बात मध्य प्रदेश सरकार ने जाहिर की है। यह सब जो नीतियां है, ये मजदूरों के कर्मचारियों की विरोध की जो नीतियां है, इन नीतियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुजन क्रांति मोर्चा और उसके सहयोगी जो दल है वह इस नीतियों का विरोध कर रहे हैं, ये नीतियों को जलाकर। इस आंदोलन में RMBKS मुंबई महानगर पालिका विंग इस आंदोलन का समर्थन करती है। इसी नीतियों में एक नीति यह भी आई कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो कर्मचारियों को न्यायालय में प्रलंबित मामले के माध्यम से पदोन्नति में जो प्रतिनिधित्व देने पर रोक लगाया गया, इस पर आज तक इस बात के ऊपर पैरवी नहीं की गई और ना ही कोई दिख रहा है इस बात पर पैरवी करते हुए। 2004 के पहले महाराष्ट्र में पदोन्नति में किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाता था, इसके बारे में महानगर पालिका भी नहीं और राज्य सरकार भी नहीं, इसके बारे में कोई भी किसी तरह से किसी भी बात पे भाष्य नहीं कर रहा है। क्लास 1 अफसर के अलावा अगर पदोन्नति में प्रतिनिधित्व दिया जा रहा था 2004 के पहले, तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया गया उसके बाद में 2004 के पहले जो कानून लागू था उस कानून के हिसाब से
पदोन्नति में प्रतिनिधित्व देने के ऊपर क्यों पैरवी नहीं की गई, यह भी मामला है। इसी सब मामले को लेते हुए माननीय वामन मेश्राम साहब, जो राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उनके आदेशानुसार बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन खड़ा करने की हम लोग कोशिश भी करेंगे, आंदोलन खड़ा भी किया जाएगा। आप सभी श्रोतागण इसमें साथ सहयोग करेंगे, यही आशा और विश्वास रखता हूँ। और साथ ही में 25 मई को रमज़ान ईद है। इस रमज़ान ईद के अवसर पर सभी मूल निवासी मुस्लिम भाइयों को अनेक अनेक शुभकामना देते हुए मैं अपनी